हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 9th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम देखेंगे टॉपिक मोशन को। ऑलरेडी मैंने मोशन के क्लासेस लिए हुए हैं, कुछ आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म के बारे में हमने देख लिया है, मोशन के बारे में भी हम जानते हैं। थ्रू आउट चैप्टर हम यही देखते आए हैं। यहाँ पर एक टर्म एक्स्ट्रा यूज हुआ है, वो है सर्कुलर। सर्कुलर वर्ड सर्कल से आया है, मतलब यहाँ पर हमें जिस मोशन के बारे में पढ़ना है वो मोशन एक सर्कल में होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए अपना ये सेशन अब स्टार्ट करते हैं। यहां लिखा है व्हेन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। वही बात जो मैंने अभी आपको कही कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट इन द सेंस कार, कोई भी चीज है ना, अगर वो एक सर्कल में मूव कर रहा है तो उनके मोशन को कहेंगे हम सर्कुलर मोशन। होप सो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब चलिए अगला पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड इन द सेंस कि वहां पर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, जो एक स्पीड शुरू से मिली है वही स्पीड से गाड़ी चलती जा रही है या फिर बॉडी चलती जा रही है, जिसे हम कहेंगे क्या, कांस्टेंट स्पीड। इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को हमने देखा था, बस वही मोशन क्या है, कांस्टेंट स्पीड से क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ पर हो रही है, इसीलिए क्या कह रहे हैं हम उस मोशन को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑलरेडी हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानते हैं, बस वो मोशन किसमें परफॉर्म हो रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे परफॉर्म हो रहा है। होप सो आपको अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो अब चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट लिखा है वो है, सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन सच अ वे दैट इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, मोशन के वक्त जब ऐसा होता था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम इक्वल डिस्टेंस कवर करते थे तो हम उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे हम यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, और यहां पर क्या है, यहां पर जो मोशन है हमारा वो एक सर्कुलर पाथ पर है। इट मींस इस मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां पे ये क्या कह रहा है, अगर यहां पर मान लीजिए हमारा पाथ दिया है सर्कुलर पाथ और इस पर कोई बॉडी मूव कर रही है, सपोज मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडी। जब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जो उसका स्पीड है वो थ्रू आउट क्या है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। मतलब अगर मान लीजिए यहां पर ये कुछ मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव कर रहा था अगर इस सर्कुलर पाथ पर, तो थ्रू आउट अगर हम मूव करेंगे तो थ्रू आउट द जर्नी क्या होगा, उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 5 मीटर पर सेकंड। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं तो नहीं, जैसे यहां पर क्या है, बस एक एग्जांपल लेकर आपको बताया कि हाँ अगर 5 मीटर पर सेकंड हो गया तो क्या होगा। यहां कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30 कुछ भी, है ना। चलिए अब यहां क्या कह रहा है ये अगले जगह पर, इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो कॉन्स्टेंट। अब यहां कह रहा है क्या कि जब हम स्पीड को यहां देख रहे हैं मूव करते वक्त एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो वहां पर भैया अपना स्पीड तो कांस्टेंट है, क्या वहां पर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तभी ध्यान में एक बात आना चाहिए कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो यहां से हमने ये तो देख लिया कि स्पीड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। इट मीन्स जो वहां पर बॉडी का जो मूव करने का मैग्नीट्यूड है, मतलब उसकी स्पीड है, वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। लेकिन क्या इस सर्कुलर मोशन में जो बॉडी मूव कर रहा है, क्या उसकी जो डायरेक्शन है वो थ्रू आउट सेम है। अगर थ्रू आउट सेम हो जाएगी तो हो जाएगा, देख लेंगे हम क्या है क्या नहीं है। चलिए अब इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहां पर वेलोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट है या नहीं। अब देखिए यहां पर कुछ फिगर्स बने हैं। ये फिगर जो है एक स्क्वायर है, ये फिगर जो एक हेक्सागन है, ये फिगर जो है एक ऑक्टागन है और ये फिगर जो एक सर्कुलर है। अच्छा, यहां पर लिखा है ट्रैक, मतलब ट्रैक इन द सेंस कि यहां पर ये स्क्वायर तो है लेकिन अब इस स्क्वायर को हम एज अ पाथ कंसीडर कर रहे हैं, है ना। यहां पर क्या है, हेक्सागन ट्रैक, मतलब यहां ये हेक्सागन तो बना है लेकिन हम एज ए इसको पाथ कंसीडर करेंगे यहां पर। उसी तरह ऑक्टागन को भी, उसी तरह सर्कल को भी। अब मैं जो बोल रहा हूं आप उस बात को समझने की कोशिश करें। यहां पर जो ये पाथ है हमारा स्क्वायर ABCD, अब ध्यान दीजिए, जब बॉडी इस पर मूव कर रही है तो अगर हम यहां पर ए पॉइंट से समझ लीजिए कि बॉडी की जर्नी क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। जब बॉडी की जर्नी ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है तो बॉडी थ्रू आउट ए से बी तक जाने के लिए सेम रहेगा, है ना। इसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। ए से बी जैसा था वैसा ही एज इट इज एक ही डायरेक्शन में रहा, है ना। इसकी कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। अच्छा, जैसे ही ये बी से सी आएगा,
अब देखिए ए से बी आया तो ऐसा था, लेकिन बी से सी जाने वक्त इसे थोड़ा मुड़ना पड़ेगा। तो ये जैसे ही मुड़ेगा इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बॉडी की चेंज हो जाएगी। मतलब बी से सी जाने के वक्त बॉडी की डायरेक्शन क्या हुई, चेंज हुई। मतलब अभी तक ए से हम सी तक आ गए हैं, बॉडी ने अपना डायरेक्शन कितनी बार चेंज किया, बॉडी ने अपना डायरेक्शन सिर्फ अभी तक एक बार चेंज किया है। होप सो आपको बातें समझ गई आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि ए से बी में हमारा जो जर्नी था ऐसा ही था तो ऐसा ही था, लेकिन अब इसे यहाँ बी से सी आने के लिए मुड़ना पड़ा, यानी पहली बार इसकी डायरेक्शन क्या हुई, चेंज हुई। उसी तरह जैसे ही ये सी पर आया, सी से फिर इसे क्या होगा, इस कॉर्नर पर इसे टर्न लेना पड़ेगा, तभी तो वो डी की तरफ जा पाएगा। तो वापस से सी से डी जाने के लिए इसे वापस से एक बार टर्न लेना पड़ेगा। टर्न लेना होगा मतलब यहां पर दूसरी बार हो गया जब इसने अपना डायरेक्शन क्या किया, चेंज किया। उसी तरह जब डी से ए पर जाना है तो वापस इसे टर्न लेना पड़ेगा, मतलब वापस क्या है, इसे एक और बार यहां पर डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे ही ये ए पर पहुंच जाएगा तो फिर काम ही खत्म हो गया, जर्नी तो हमारा इसी डायरेक्शन में था। मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए ए बी सी डी इस पूरे पाथ पर इसने कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज की, इसने अपनी जो टोटल डायरेक्शन चेंज की वो 3 टाइम्स की, मतलब 1 2 3। ये बात समझ में आ गई। उसी तरह यहां पर हेक्सागोन है, हेक्सागोन में कितनी साइड है, 6। अगर मुझसे यहां कोई पूछेगा कि अगर मेरी जर्नी पॉइंट ए से शुरू हो रही है तो इस हेक्सागन के ऊपर ये अपनी कितनी डायरेक्शन चेंज करेगा, तो जितना यहां पर साइड है उससे एक कम क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज का वैल्यू हो जाएगा। जैसे यहां पर स्क्वायर में 4 साइड था तो यहां पर 3 हो गया वैल्यू डायरेक्शन चेंज का। अगर 6 है तो यहां पर 5 बार हो जाएगा, 8 है तो इसमें 7 बार हो जाएगा। होप सो आप बातें समझ रहे होंगे। और थ्रू आउट द यहां पर जर्नी, चाहे आप इस पाथ को ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको किसी को भी ले लीजिए, थ्रू आउट द जर्नी हमारा जो स्पीड है ना वो थ्रू आउट सेम है। अच्छा, स्पीड तो सेम है, लेकिन हम बात कर रहे थे वेलोसिटी की। वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। हमने ये तो देख लिया कि स्पीड थ्रू आउट सेम है, लेकिन क्या डायरेक्शन थ्रू आउट सेम है? नहीं। हमने देखा यहां पर कि डायरेक्शन हर जगह बदल रहा है, डायरेक्शन हर जगह सेम नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इन पाथ पर जब हम मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन भी क्या है, पिक्चर में आ जा रहा है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी पहले से था, लेकिन डायरेक्शन भी हमें क्या करना है, यहां पर कंसीडर करना पड़ रहा है। इट मीन्स जब हम इन पाथ पर मूव कर रहे हैं तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ रहा है। तो यहां पर क्या है, डायरेक्शन जैसे जैसे चेंज करेगा वेलोसिटी होगा, है ना। मतलब वेलोसिटी क्या था अपना, इसके एक वेक्टर क्वांटिटी था। वेक्टर क्या था, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता था, इसलिए डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, वेलोसिटी बार बार चेंज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज होती जा रही है। होप सो आपको इतनी बातें अब समझ में आ गई होंगी। अब मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। यहां बना है एक सर्कल। अच्छा, सर्कल क्या है, सर्कल एक सबसे बड़ा पॉलीगॉन है। नहीं, सर्कल पॉलीगॉन क्या होता है, जो साइड से मिलकर बनता है। कोई आप मान लीजिए ये भी एक पॉलीगॉन है, ये भी एक पॉलीगॉन है, ये भी एक पॉलीगॉन है, ये भी एक पॉलीगॉन है। पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, है ना, जो कि बहुत सारे साइड से मिलकर बना हुआ है, उसे हम कहते हैं पॉलीगॉन। और सर्कल क्या है, बहुत सारे साइड से मिलकर बना है। और सर्कल का साइड क्या है, सर्कल का साइड इसका अपना गिवन पॉइंट है जिससे मिलकर सर्कल बना हुआ है। होप सो बात समझ गए होंगे। यानी सर्कल के पास इनफाइनाइट साइड्स हैं, यानी इसका जो पॉइंट है यही इसके साइड का काम करता है। मतलब ये जो है इनफिनाइट पॉइंट से मिलकर बना है, इट मींस वो साइड का काम कर रहे हैं पॉइंट्स। इसका मतलब ये सर्कल क्या है, ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है, इट मींस इसके पास इनफाइनाइट साइड्स हैं। अच्छा, जब इसके पास इनफाइनाइट साइड्स हैं तो इसके अंदर डायरेक्शन का चेंज कितना आएगा। जब साइड ही इनफाइनाइट है, हमें पता नहीं है, तो डायरेक्शन का चेंज भी इसके अंदर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स। होप सो आप बातें समझ गए होंगे। अब चलिए, अगर आप इतनी बातें समझ गए हैं तो अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर हम अगली पॉइंट को देखते हैं। यहां पर वापस से देखिए कि कौन सा पॉलीगॉन बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यानी वापस से यहां पर क्या बना हुआ है, एक हेक्सागन बना हुआ है। मतलब इसके पास 6 साइड्स हैं। अच्छा, हमने देखा अभी जितना नंबर ऑफ साइड्स है उससे एक कम क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, उसका नंबर उतना ही हो रहा है ना। अब ध्यान से, अगर सपोज हम यहां पर पॉइंट ए से शुरू कर रहे थे, तब हम देख रहे थे जितना नंबर ऑफ साइड्स है उससे एक कम उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा था। अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैं जर्नी इस पॉइंट से करूं एक्स से, मतलब अब साइड के मिड से अगर मैं जर्नी स्टार्ट करूं, जब हम यहां किसी कोने से कर रहे थे, कॉर्नर से कर रहे थे, तो हमारा साइड से एक कम आ रहा था। लेकिन अगर मैं किसी साइड के बीच से जर्नी स्टार्ट करूं तब टोटल डायरेक्शन चेंज कितना आएगा, इस चीज को ख्याल कीजिए। अब ध्यान से, अगर मैं यहां से करता था
तो जितना साइड होता था उससे कम आता, उससे एक कम आता था। मतलब अगर मैं इस जगह से कर रहा हूं तो एक, यहां जाने में कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो यहां से हो गया 1 2 3 4, यानी यहां पर 5। अब ध्यान से, अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। यहां से जर्नी स्टार्ट हुई, यहां ए तक गई, ए तक आने का वापस से इसे एक चेंज लेना पड़ेगा। और पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा क्या होता था, ए से शुरू कर रहे थे, ए पर डायरेक्ट पहुंच जा रहे थे, यानी ए पर हमें कभी भी मुड़ना पड़ ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही हमने साइड के मिड से यहां से जर्नी स्टार्ट की, हमें ए पर भी क्या है, एक एक्स्ट्रा टर्न लेना पड़ रहा है। इट मीन्स अगर हम किसी साइड के बीच से जर्नी स्टार्ट कर दें तो जितना नंबर ऑफ साइड्स होगा, हमारा जो डायरेक्शन का चेंज होगा नंबर में भी उतना ही होगा। अगर ये हेक्सागोन है तो डायरेक्शन का चेंज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हेक्सागन के पास साइड कितनी है, 6 है। कब हो जाएगा? जब हम जर्नी क्या है, बीच से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम किसी एक कॉर्नर को पकड़ के स्टार्ट करेंगे तो जितना नंबर ऑफ साइड होगा उससे एक कम ही डायरेक्शन का चेंज होगा। होप सो इतनी बातें आपको अब समझ में आ गई होंगी। चलिए अब यहां पर जो अगला पॉइंट लिखा है उसे देखते हैं। पॉइंट क्या लिखा है, इफ वी मेक द नंबर ऑफ साइड्स वेरी लार्ज एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड वेरी स्मॉल, द पॉलीगॉन बिकम्स ऑलमोस्ट अ सर्कल। अच्छा, ये क्या कह रहा है? देखिए यहां पर सपोज मान लीजिए एक हेक्सागोन है, हेक्सागोन है। यहां पर हम क्या करेंगे, अब धीरे धीरे इस हेक्सागोन को बढ़ाएंगे, ऑक्टागोन में, पेंटागोन में, ऐसे ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे, यानी साइड्स बढ़ाते जाएंगे। लेकिन साइड का लेंथ क्या है, ये जो लेंथ है इसकी लेंथ छोटी करते जाएंगे और नंबर ऑफ साइड्स जो है वो बढ़ाते जाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये साइड कुछ इस आकार के बनने शुरू हो जाएंगे कि वो लगभग लगभग एक सर्कल की तरह दिखना शुरू हो जाएंगे। होप सो बातें आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और मैंने आपको पहले ही बताया सर्कल भी क्या है, एक पॉलीगॉन है। पॉली मतलब होता है मैनी, गॉन मतलब साइड, यानी बहुत सारे साइड से मिलकर बना हुआ है ना। होप सो आप बात समझ गए होंगे। चलिए यहां पर अगला पॉइंट क्या लिखा है, इट विल नाउ हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कॉर्नर्स विच अकर एट ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट ऑफ द पाथ। अच्छा, ये क्या कह रहा है, जैसे जैसे इसमें साइड चेंज होने लगेगा ये ऑलमोस्ट क्या होगा, एक सर्कल की तरह दिखने लगेगा। और सर्कल क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। मतलब उसका हर एक पॉइंट जो है उसका एक साइड का काम करेगा, यानी जितने पॉइंट्स आते जाएंगे बॉडी का डायरेक्शन उतनी बार चेंज होता चला जाएगा। वही चीजें यहां कह रहा है कि यानी जितने पॉइंट्स आएंगे उतने कॉर्नर्स दिखने लगेंगे हमको। क्यों? पॉइंट ही उसका साइड का काम कर रहा है। और जितने कॉर्नर्स दिखने लगेंगे वहां पर उतना ही क्या होगा, डायरेक्शन का चेंज होना शुरू हो जाएगा। होप सो अगर आप ये सब समझ गए होंगे तो चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब देखिए, अभी जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग सच अ पाथ। कौन सा पाथ? जो अभी हमने पीछे देखा कि जब एक सर्कल बनने की तरह हो जाएगा ऑलमोस्ट, जैसे ही हम पॉलीगॉन के लेंथ को क्या करेंगे, छोटा करते जाएंगे और वहां पर नंबर ऑफ साइड्स क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, तो ऑलमोस्ट एक सर्कल की तरह बनना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, उसके पास लगभग लगभग इनफाइनाइट पॉइंट्स आने लग जाएंगे। तो उस वक्त जब इनफाइनाइट पॉइंट आने लगेंगे तो इनफाइनाइट टर्न आना लगेगा। टर्न आने लगेगा तो वहां पर डायरेक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअसली रेगुलरली चेंज होने लगेगा। और वही चीज क्या लिखा है, हर इंस्टेंट पर वहां पे जो डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली। होप सो यहां से भी आपको अब कंफर्म हो गया होगा सारी बातें। अब चलिए, अब यहां पर जो अगला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए जरा इसे देखते हैं। लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ कैन बी फाउंड इन अ सिंपलर मैनर। मतलब यहां पर जो लिखा है, हम जो सर्कुलर पाथ पर हम जो मूव कर रहे हैं ना, या फिर कोई बॉडी मूव कर रही है, जो उसका जो डायरेक्शन है उसके मोशन का, वो हम क्या है, इजीली जान सकते हैं। अब वो कैसे जान सकते हैं, चलिए फिगर भी देखते हैं और एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर एक सर्कल बना हुआ है। अगर यहां पर कोई बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, अगर हमें उसका डायरेक्शन जानना है तो हम यूज करेंगे टेंजेंट का। टेंजेंट क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया है और वापस से अभी समझा दे रहा हूं। वो लाइन जो सर्कल को बाहर से टच करता हुआ निकल जाए। मतलब सपोज मान लीजिए अगर ये एक सर्कल है, यहां पर अगर ये एक सर्कल है और एक लाइन अगर मैं ऐसा खींच दूं जो कि सर्कल को बाहर से टच करके निकल जाए, तो यही लाइन कहलाता है टेंजेंट। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। और यही टेंजेंट हमें बताएगा कि जो हम मूव कर रहे हैं यहां पर सर्कुलर पाथ में, तो हमारा डायरेक्शन क्या है, या फिर कोई बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में तो उसका डायरेक्शन क्या है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर लिखा है, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑन द सर्कल। अच्छा, क्या कह रहा है, सपोज मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट बी पर है। सपोज कर लीजिए क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा इस पॉइंट बी पर है और ऑब्जेक्ट क्या है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है उस पॉइंट पर ही क्या है, एक टेंजेंट खींच लिया हमने। टेंजेंट जैसे ही हमने खींचा हमें पता लग गया यहां पर क्या है, बॉडी की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। होप सो बातें आप समझ रहे होंगे।
जिस तरह से हमारा मूवमेंट बोला जाएगा, अगर हमें बोला होगा कि इस डायरेक्शन में मूव करो, तो जब हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये तो मूवमेंट का डायरेक्शन है, लेकिन हमारा डायरेक्शन क्या है? हमारा डायरेक्शन बताएगा उस पॉइंट पर खींचा हुआ टेंजेंट, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा क्या है? मूवमेंट है। होप सो बातें क्लियर होंगी। अच्छा, जैसे ही ये बॉडी पॉइंट बी से सी पर पहुंचा, तो सी पर अब हमारा डायरेक्शन क्या है? तो सी पर हमारा डायरेक्शन जानने के लिए क्या है? तुरंत एक टेंजेंट खींच दीजिए उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। होप सो बात समझ रहे हैं। तो क्या है डायरेक्शन? क्या है? नीचे की तरफ आ गया, तो ये जो डायरेक्शन है दिखा देगा कि हमारा क्या है, डायरेक्शन क्या है इस पोजीशन सी पर। उसी तरह डी पर भी खींच लीजिए, ए पर भी खींच लीजिए, तो ये सारा टेंजेंट जो है ये डायरेक्शन दिखा रहा है हमारा कि हम एक गिवन पॉइंट पर किस जगह खड़े हैं। होप सो आप समझ गए होंगे बात। अब चलिए, यहां पर लिखा है द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दैट इंस्टेंट इज अलोंग दिस टेंजेंट। बिल्कुल जो बातें मैंने कही वही चीज यहां पर लिखा है। अब यहां आगे क्या लिखा है? वी सी दैट अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ चेंजेस इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। एग्जैक्टली आप देखिए यहां पर जैसे जैसे हम टेंजेंट खींचते जा रहे हैं, टेंजेंट का डायरेक्शन क्या है? ये इस तरफ था, ये नीचे की तरफ है, ये इस तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, मतलब हर जगह टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। तो टेंजेंट का डायरेक्शन बदलते ही क्या हो गया? वेलोसिटी पिक्चर में आ गया। यानी वेलोसिटी के पिक्चर में आते ही आप देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, यानी स्पीड थ्रू आउट सेम है, लेकिन यहां पर डायरेक्शन क्या है? चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी हर जगह चेंज हो रही है, और वेलोसिटी के चेंज होते ही हमें क्या पता है? एक्सीलरेशन पिक्चर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही होता है। तो इसीलिए यहां पर आगे क्या लिखा है उसे देखते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। इट्स वेलोसिटी इज देयरफॉर नॉट कांस्टेंट इवन इफ इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। अब बोल रहा है क्या? यहां पर रेगुलर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा है। हाँ, बशर्ते इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, यानी इसका जो मूव करने का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है हर एक गिवन पॉइंट पर। इस वजह से क्या है? वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो वहां पर क्या है? वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का चेंज हो रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन बार बार पिक्चर में आ रहा है। इसीलिए क्या है, जो एक सर्कुलर मोशन है वो एक एग्जाम्पल है एक्सेलरेटेड मोशन का। एक्सेलरेटेड मोशन क्या है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आप एक बार जाके प्लेलिस्ट से वीडियोस चेक कर लीजिए एक्सेलरेशन का, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहां पर क्या हमने देख लिया? सर्कुलर मोशन किसका एग्जाम्पल हो गया? एक्सेलरेटेड मोशन का। होप सो आपको इतनी बातें आप समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहां पर जो एक पॉइंट लिखा है उसे देखिए, द चेंज इन वेलोसिटी इज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। बिल्कुल, क्यों? वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक स्पीड के बराबर है, और उसके पास एक्स्ट्रा क्या है वेक्टर होने के लिए? उसके पास एक्स्ट्रा है डायरेक्शन। अब यहां पर डायरेक्शन हमें कैसे पता चलता था? डायरेक्शन पता चलता था किसी भी सर्कल का जो गिवन है उसके ऊपर किसी भी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींच देंगे तो हमें क्या है? पता लग जाएगा कि उसका डायरेक्शन क्या है। अब ध्यान से, टेंजेंट खींचने से हमें डायरेक्शन का पता चलता था, डायरेक्शन का पता चलते ही हमें पता चलता उसकी वेलोसिटी क्या है। तो मतलब जब एक सर्कल का टेंजेंट खींचेंगे तो वो हमें क्या लेकर देगा? वो हमें देगा एक वेलोसिटी। होप सो आपको बातें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, जैसे ही यहां पर वेलोसिटी हमको ये टेंजेंट दे रहा है तो हर पॉइंट पर टेंजेंट का डायरेक्शन अलग अलग है, यानी टेंजेंट का डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब टेंजेंट हमें वेलोसिटी दे रहा है। इट मींस टेंजेंट के अलग अलग होने पर वेलोसिटी भी अलग अलग हो गया। वेलोसिटी के अलग होने पर आ गया अपना एक्सीलरेशन। ये बात पहले भी आपको समझाया था, अभी थोड़ी देर पहले वापस से मैंने समझा दिया। अब यहां पर जब एक्सीलरेशन आ गया तो यहां पर हम देख रहे हैं कि टेंजेंट हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन दे रहा है। तो भैया जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन का भी तो यहां पर कुछ डायरेक्शन होगा, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कहां है इस चीज को जानना होगा हमें। अब ध्यान दीजिए जो मैं बात बोल रहा हूं, अगर एक सर्कल गिवन है और उस पर किसी एक पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट खींच रखा है, चाहे आप इस पॉइंट को लीजिए यहां पर टेंजेंट खींच ले, चाहे आप इस पॉइंट को लीजिए यहां पर हमने एक टेंजेंट खींचा है, उस टेंजेंट पर जब हम रेडियस को ड्रॉप करेंगे उसी गिवन पॉइंट पर जिस पॉइंट से हमारा टेंजेंट खींचा गया है, वापस से बोल रहा हूं, जिस एक गिवन पॉइंट से हमारा टेंजेंट खींचा गया है, अगर हम उसी गिवन पॉइंट पर सेंटर से रेडियस खींच दें उस पॉइंट तक, तो वहां पर जो रेडियस और ये टेंजेंट मिलकर जो एंगल क्रिएट करते हैं वो एंगल होता है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री। इट मीन्स जो टेंजेंट होता है सर्कल का और सर्कल का जो रेडियस होता है आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। दोनों मिलकर कितने एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री बनाते हैं।
उसी तरह यहां पर ये एक टेंजेंट है, यहां से अगर हम इस गिवन पॉइंट पर रेडियस ड्रॉप करेंगे तो ये भी क्या होगा, एक एंगल बनाएगा 90 डिग्री। यानी आप कहीं भी खींच लीजिए, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल क्या होता है, वो होता है 90 डिग्री। अच्छा, ये चीज तो हम समझ गए, लेकिन वापस से एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट दिखा रहा है तो ये रेडियस जो है वो दिखाएगा अपना क्या, वो दिखाएगा अपना एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। लेकिन किस तरफ, यानी अगर इसका डायरेक्शन इस तरफ है, यानी ये बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये लाइन इधर आ रहा है, मगर हम इधर बढ़ेंगे तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा। यानी हमको इस पॉइंट से बाहर की तरफ जाना है, और इस पॉइंट से भी हमें क्या है, बाहर की तरफ जाना है। अगर हम इस पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो देखिए हमारा जो डायरेक्शन हो रहा है ना, वो टुवर्ड सेंटर हो जा रहा है। यानी जो यहां पर जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा ना, वो टुवर्ड्स क्या होगा, सेंटर होगा, या फिर अलोंग द रेडियस होगा। होप सो आपको इतनी बातें जो मैंने समझाई आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहां पर जो अगला पॉइंट है वो एक रिलेशन दे रहा है सर्कुलर मोशन के लिए। वो रिलेशन क्या है, चलिए उसे देखते हैं। यहां पर गिवन है, इफ आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड v be the speed of a particle moving along it। अगर सपोज हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पर सपोज कोई एक बॉडी मूव कर रहा है, जब वो बॉडी मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, v के बराबर। अच्छा, अगर ये एक सर्कल गिवन है तो इसके पास अपना कुछ रेडियस होगा, तो रेडियस कितना दिया हुआ है अपना r, यानी जो बॉडी मूव कर रही है उसकी स्पीड v, जो ये सर्कल गिवन है उसका रेडियस r। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि अगर बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये चीज हमने स्टार्टिंग ऑफ देखा था, स्टार्टिंग में भी मोशन चैप्टर के, तो वहां पर हमने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। एक सर्कुलर पाथ में हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता था, 0 होता था। क्यों, क्योंकि हम जिस पॉइंट पर स्टार्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट पर वापस लौटकर आ जा रहे हैं। लेकिन यहां पर हमने डिस्टेंस क्या देखा था, अगर हमने इस सर्कुलर मोशन के लिए डिस्टेंस देखा था, जो हम ये पूरा सर्कुलर पाथ पे कवर कर रहे हैं, वो डिस्टेंस जो होता था इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होता था। इसका सरकमफ्रेंस कितना होता था एक सर्कुलर पाथ का, उसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr। अब ध्यान से, हमें चाहिए एक रिलेशन, और हम स्टार्टिंग से ही, बहुत पहले से ही ये रिलेशन देखते आ रहे हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये रिलेशन हम स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं। क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ध्यान से, स्पीड हमारी कितनी दे रखी है, v, तो इस स्पीड की जगह हमने क्या किया, v रिप्लेस कर दिया, इक्वल टू डिस्टेंस की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, 2πr। क्यों 2πr रखा, क्योंकि ये एक सर्कुलर मोशन है। अब ध्यान से, डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, हम जब यहां मूव कर रहे हैं, ये डिस्टेंस कुछ कवर कर रहे हैं, तो कुछ गिवन टाइम इंटरवल होगा ना हमारा, वहां कुछ टाइम तो हमने लिया ही होगा इस पाथ को पूरा कवर करने के लिए। तो वो जो गिवन टाइम है वो कितना है, स्मॉल t। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यानी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 2πr है क्योंकि सर्कुलर मोशन है। होप सो बात यहां पर सब कुछ क्लियर है। अब क्या है, इसी रिलेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे, इस t को इस v के जगह पे भेज दें और v को t के जगह पे ले आए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एक इधर एक्सचेंज कर लें इधर उधर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू 2πr यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी v। होप सो यहां पर आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। जब हमने ये रिलेशन देख लिया तो अब इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। चलिए, अब यहां पर कुछ पॉइंट्स गिवन है, उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो यहां पहला पॉइंट क्या लिखा है नोट का, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट एक्सिलरेटेड। अच्छा, यहां पर वर्ड यूज कर दिया लीनियर, यहां था यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पता है, लीनियर के बारे में पता है क्या है, मोशन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। इसका मतलब जब मोशन यहां पर हमारा एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इट मींस यहां पर क्या है, डायरेक्शन तो फिक्स्ड है। डायरेक्शन क्या है, हमको बस खाली इसी स्ट्रेट लाइन पर ही चलना है, हमको कहीं पर टर्न लेना नहीं है। तो यहां पर क्या है, डायरेक्शन फिक्स्ड है, डायरेक्शन चेंज होगा तब तो वहां पर वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो वहां पर एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा। लेकिन भैया यहां अपना डायरेक्शन तो फिक्स है, चेंज ही नहीं हो रहा है। इसीलिए जो ये कह रहा है कि यहां पर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन के केस में नहीं आता है। होप सो बातें क्लियर हो गई, क्यों नहीं आता है मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए, जो दूसरा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखा है वो लिखा है, द फोर्स विच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स कौन सा है जिसके वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है या बॉडी है एक सर्कुलर मोशन को फॉलो कर पाता है, मतलब एक सर्कुलर पाथ में मूव कर पाता है, तो वो फोर्स है अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स क्या है आपके सिलेबस में है नहीं, जब आप 11th में जाएंगे तब हम देखेंगे कि क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक और फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम दोनों को डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। चलिए, इतनी बातें तो क्लियर हो गई आपको। अब चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल सेक्शन पर।
यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या गिवन है, अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर, कैलकुलेट हिज स्पीड। और यहां पर पाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 22/7। अच्छा, ये कह क्या रहा है, यहां कह रहा है कि एक साइक्लिस्ट है, वो क्या हो रहा है, हर 2 मिनट पर क्या कर रहा है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पर जा रहा है। अच्छा, जैसे ही यहां पर सर्कुलर ट्रैक आया तो हमारे ध्यान में तुरंत ये रिलेशन आ जाना चाहिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। स्पीड को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे v से, डिस्टेंस हमारा एक सर्कुलर पाथ है इसलिए 2πr और टाइम अपना t। अब चलिए जो जो वैल्यूज गिवन है डायरेक्टली क्या है, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर क्या है, 2 की जगह 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब बचा रेडियस और टाइम। अच्छा, यहां लिखा है हर 2 मिनट पर। अब ध्यान से, यहां पर जैसे ही मिनट दिखा, यहां हमें दिखा मीटर। अच्छा, मीटर के साथ क्या होता है, मिनट या फिर सेकंड, मीटर के साथ होता है सेकंड, मतलब इस मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। तो हमने क्या किया, इस टाइम की जगह 2 × 60 कर लिया, यानी 120 सेकंड यहां पर कन्वर्ट करके लिख दिया। अच्छा, बचा अब ये सिर्फ रेडियस, तो तभी यहां दिखा कि रेडियस दे रखा है 105 मीटर होता है। तो हमने क्या किया, यहां पर 105 मीटर पुट कर दिया। अब आप क्या कीजिएगा, आपका काम यह है कि आप इसे सिंप्लीफाई करके यहां पर आंसर निकाल लीजिएगा, और जो भी आंसर निकलेगा वो निकलेगा मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि यहां पर मांगा है हमसे स्पीड। होप सो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। अब यहां पर जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, एक घड़ी है, उसका जो मिनट हैंड है उसका क्या लेंथ दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड। अच्छा, वापस से घड़ी क्या है, एक सर्कल है। अच्छा, ये अगर एक सर्कल है, यहां पर जो मिनट हैंड मूव करता है वो क्या है, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। अब यहां जैसे ही सर्कुलर पाथ दिखा, तुरंत फॉर्मूला ध्यान में आना चाहिए, v = 2πr/t। अब चलिए यहां पर 2 एज इट इज रख दिया, पाई की वैल्यू अभी यहां पर गिवन हो या ना हो, आप प्लीज अपने ध्यान में रख लीजिए। पाई की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 22/7, और अगर आपको डेसिमल में चाहिए तो वो होता है 3.14। वापस से बोल रहा हूं मैं, पाई की वैल्यू अगर आपको डेसिमल में चाहिए तो वो होता है 3.14, अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो 22/7। आप इसे अपने ध्यान में रखिए। अगर गिवन है क्वेश्चन में तो अच्छी बात, नहीं है तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अगर फ्रैक्शन यहां होगा तो फ्रैक्शन के हिसाब से हम 22/7 पुट कर लेंगे, और अगर डेसिमल हमें पुट करने में इजी हो तो डेसिमल का वैल्यू कितना है, 3.14। चलिए इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अब ध्यान से, अब बचा हमारे पास रेडियस और बचा अपना टाइम। अब ध्यान दीजिए, 1 मिनट हैंड है, अगर इस मिनट हैंड को दे देंगे हम यहां पर, तो अब यहां पर एक सर्कल होगा, सर्कल का कुछ रेडियस होगा, उस रेडियस का कुछ लेंथ होगा। तो यहां पर जो रेडियस का काम कर रहा है ये कर रहा है मिनट हैंड। होप सो बात आप समझ गए होंगे। यहां पर बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर लिख दिया है। तो यहां पर इस मिनट हैंड की लेंथ कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। वापस से हमारा आंसर चाहिए हमें मीटर पर सेकंड में, तो यहां लिखा है सेंटीमीटर। अच्छा, 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें 20 को 100 से डिवाइड करना होगा। तो हमने क्या कर लिया, 20 को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया 100 से डिवाइड करके। चलिए अब बचा हमारे पास सिर्फ टाइम। सिर्फ टाइम की वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। अब ध्यान से, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, और ये है भैया अपना मिनट हैंड। और 1 मिनट हैंड एक राउंड लगाने में टोटल 1 घंटा लेता है। कितना लेता है 1 मिनट हैंड, एक राउंड लगाने के लिए 1 घंटा लेता है। और 1 घंटे में जो सेकंड होती है अपनी, वो होती है 3600 सेकेंड। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 घंटे में 60 मिनट, यानी उस मिनट को हम जब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 60 × 60, यानी ये कंप्लीट हो गया क्या अपना सेकेंड, यानी आ गया हमारा टाइम। अब इस वैल्यू को हम यहां पर कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब जो वैल्यू आएगी स्पीड की कैलकुलेट करके, वो किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड में। होप सो आपको जो मैंने आज पढ़ाया समझाया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई हो रही है। लाइक करें वीडियो को, वीडियो पर कमेंट करें, और जो भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करवाए हैं आप प्लीज इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बताएं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।
हैव ए नाइस डे।